हेलो एवरीवन, इट्स देवेश मिश्रा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 6 का जो सब्जेक्ट है उसका चैप्टर नंबर 4 जो है वो आज हम रीड करने जा रहे हैं। तो ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की सीरीज बनाई जा रही है बीकॉम, ये एसओएल रेगुलर एनसी वेब सबके लिए है। अगर आप 6 सेमेस्टर में हो और अगर आपके पास भी ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बुक है तो इस सीरीज के सारे चैप्टर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लाइन वाइज 1 2 3 करके सारे चैप्टर्स आपको पूरे 20-22 लेक्चर्स मिल जाएंगे। उसको जाके वॉच आउट जरूर कर लेना ताकि आपका सारा सिलेबस हम कंप्लीट करवा सकें एग्जाम से पहले। और अगर किसी को इस बुक के नोट्स परचेज करने हैं, टाइम नहीं है वीडियोस वगैरह देखने का और शॉर्ट में चाहिए तो नोट्स आपको मिल जाएंगे जिसमें आपको कोई 200-300 पेज नहीं पढ़ने। अगर नोट्स परचेज करने हैं तो जो स्क्रीन पे नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर शो कर रहा है, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करके व्हाट्सअप से नोट्स को बाय कर सकते हो, सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ को। ठीक है, 50 से 60 पेजेस की पीडीएफ होगी जिसमें आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर हमारा 4 रहने वाला है आज का, जिसका नाम है पीर रिव्यू ऑफ ऑडिट। पीर रिव्यू ऑफ ऑडिट आज 4th चैप्टर हमारा इस वीडियो में हम कवर करने। सो चैप्टर नंबर 4 है हमारा पीर रिव्यू ऑफ ऑडिट। पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स की आउटलाइन हम रीड करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका मीनिंग, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, क्वालिफिकेशन। उसके बाद हम देखेंगे इसकी कलेक्शन ऑफ एविडेंस, लिमिटेशंस, रीजंस टू कंडक्ट, फिर बेनिफिट्स, फिर पीर रिव्यू बोर्ड, फिर पीर रिव्यू प्रोसेस। उसके बाद हम डिफरेंशिएशन बिटवीन पीर रिव्यू और क्वालिटी रिव्यू पढ़ेंगे। फिर एट द लास्ट हम पढ़ेंगे ऑडिट रिव्यू और पीर रिव्यू के एवेल्युएशन मेथड। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। मीनिंग ऑफ पीर क्या होता है? सबसे पहले तो यहाँ पे पीर का मीनिंग आपको समझाया हुआ है। द टर्म पीर मीन्स ए पर्सन ऑफ सिमिलर स्टैंडिंग। जो भी कोई सिमिलर पर्सन है, जैसे कि द टर्म रिव्यू, पीर का मतलब होता है मीन्स ए पर्सन ऑफ सिमिलर, कोई भी ऐसा सिमिलर पर्सन आप जैसा ही हो कोई, वो पीर कहलाएगा। द टर्म रिव्यू मीन्स कंडक्ट ऑफ री एग्जामिनेशन और रिट्रोस्पेक्टिव इवोल्यूशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। की रिव्यू मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो दोबारा कंडक्ट करवाई जाए, जैसे कि री एग्जामिनेशन हो सकता है या रिप्रोस्पेक्टिव हो सकता है, किसी के बारे में दोबारा कुछ अनुमान लगाना, वो रिव्यू कहलाता है। ठीक है, इन जनरली फॉर ए प्रोफेशनल द टर्म पीर रिव्यू वुड मीन रिव्यू ऑफ वर्क डन बाय ए प्रोफेशनल। इसका मतलब होता है कि ऐसा जो काम होता है प्रोफेशनल द्वारा करा गया, उसको हम रिव्यू जो करते हैं उसको पीर रिव्यू बोलते हैं। सो बेसिकली नॉर्मल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ तो प्रोफेशनल के द्वारा किया गया कोई भी काम अगर उसको दोबारा रिव्यू करा जाए तो वो पीर रिव्यू कहलाता है। ठीक है, बाय कह रहा है रिव्यू बाय वर्क डन बाय ए प्रोफेशनल, कि कोई भी काम जो करा गया है प्रोफेशनल द्वारा रिव्यू कराया जाए। ठीक है, ये अब कोई भी प्रोफेशनल का ही काम हो जो रिव्यू कराया जाए। कह रहा है अनदर प्रोफेशनल ऑफ सिमिलर स्टैंडिंग, ऐसे ही बाकी जो नेक्स्ट है उसके बाद एज पर द स्टेटमेंट ऑफ पीर रिव्यू मीन्स एन एग्जामिनेशन एंड रिव्यू ऑफ सिस्टम एंड प्रोसीजर्स। सो इसका मतलब है कोई भी जो काम है वो किसी भी सिस्टम या प्रोसीजर्स द्वारा जो रिव्यू करा जाता है, ठीक है, तो उसको दोबारा मतलब कि चेक करना पीर रिव्यू होगा, चाहे कोई भी सिस्टम वर्क हो या कोई भी प्रोसीजर्स डिटरमाइन हो वो चीज़। ठीक है, दे हैव put in place by the practice unit of ensuring the quality of यहाँ पे लिखा है attestations services as envisaged and implied mandated by the technical standards, and whether these were effective or not during the period under review। कोई भी ऐसा कोई भी प्रैक्टिस यूनिट्स हो सकता है या कोई भी क्वालिटी वर्क हो सकता है, सर्विसेज हो सकती है, कोई भी इम्प्लाइड मैंडेटेड चीज़ या टेक्निकल स्टैंडर्ड्स जो कि इफ़ेक्टिव है काम के लिए, बट उसको एक बार रिव्यू नहीं करा गया उस पीरियड के दौरान, उस टाइम पीरियड के दौरान। ठीक है, और कोई भी ऐसा काम जो हो सकता है जिसको रिव्यू करना बाकी है तो वो पीर रिव्यू कहलाएगा। Peer review is a evaluation of work by one or more people of similar competence
पीर रिव्यू जो है वो वर्क होता है जो किसी भी हमारी तरह सिमिलर इंसान ने करा हुआ होगा। कोई भी वर्क या प्रोसीजर हो सकता है जिसको हम दोबारा सिस्टम में चेक करते हैं या रिव्यू करते हैं, वो पीर रिव्यू कहलाएगा। Next point is scope of peer review. A statement of peer review lay down the scope of review to be conducted as under. Once a practice unit is selected for review, सबसे पहले एक प्रैक्टिस यूनिट जो है वो सिलेक्ट करी जाती है रिव्यूअर द्वारा। असिस्टेंट्स यहाँ पे लिखा है, असिस्टेंट्स engagement records pertaining to the immediately procedures preceding 3 complete financial years shall be subjected to review. रिव्यू करने के लिए कम से कम जो है 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या 3 फाइनेंशियल ईयर्स का काम होना चाहिए। उसके बाद लिखा है यहाँ पे, प्रोवाइडिंग दैट द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स में उनके रिकॉर्ड्स होने चाहिए। सर्विस रिलेटिंग टू द ईयर्स ऑफ प्रीरियर टू द अकाउंटिंग ईयर बिगिनिंग 1/4/2002। कोई भी सर्विस जो है वो स्टार्टिंग हुई हो जिसकी 1/4/2002 से, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी एक सब्जेक्टिव ईयर होना चाहिए, फाइनेंशियली ईयर जिसको रिव्यू कर सके। रिव्यू किस पे फोकस करता है? पहली चीज तो कंप्लाइंस विद टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग की क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग क्या है। फिर आता है ऑफिस सिस्टम प्रोसीजर्स विद रिगार्ड टू कॉम्पिटेंस ऑफ असिस्टेंट्स सर्विसेज एंड प्रोसीजर्स। फोर्थ पॉइंट है ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ स्टाफ कंसर्न विद attestation functions। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीर रिव्यू। अब हम डिस्कस करेंगे कि पीर रिव्यू जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। द स्टेटमेंट ऑफ पीर रिव्यू ले डाउन द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिव्यू एज अंडर, कि जो पीर रिव्यू के अंडर ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीर रिव्यू इज इंश्योर द कैरिंग आउट देयर प्रोफेशनल अटेस्टेशंस सर्विसेज असाइनमेंट्स मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो प्रोफेशनल सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करना, किसी भी मेंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूट की सर्विसेज प्रोवाइड करना। कंप्लाई विद द टेक्निकल स्टैंडर्ड ले डाउन बाय द इंस्टीट्यूट, कोई भी टेक्निकल स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं जो ले डाउन बाय द इंस्टीट्यूट हो। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है हैव इन प्लेस प्रॉपर सिस्टम, उनको प्रॉपर सिस्टम के तौर पर रखना जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड हो। फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ अटेस्टेशंस सर्विसेज वर्क बाय परफॉर्म, कोई भी क्वालिटीज हो सकती है, कोई भी तरह का मेंटेन करना, कोई भी सर्विस वर्क वगैरह। नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिफिकेशंस ऑफ द रिव्यूअर की जो क्वालिफिकेशंस है वो क्या होती है। तो रिक्वायरमेंट इंक्लूड जो है एक रिव्यूअर की क्वालिफिकेशंस के लिए वो यहाँ पे मैंडेटरी लिखी गई है। बी ए मेंबर ऑफ AICPA। AICPA एक गुड स्टैंडिंग कम्युनिटी है जिसकी क्वालिफिकेशंस, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है एक रिव्यूअर को। लाइसेंस टू बी प्रैक्टिस एज ए CPA, प्रैक्टिस लाइसेंस होना चाहिए CPA के अंडर का। बी करंटली एक्टिव इन द पब्लिक प्रैक्टिस एट ए सुपरवाइजरी लेवल इन द अकाउंटिंग और ऑडिटिंग फंक्शंस। यहाँ पे लिखा है कि सुपरवाइजरी होनी चाहिए, मतलब कि उसके पास कोई प्रैक्टिस सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, उसने पहले कहीं पे काम करा हो सुपरवाइजरी में किसी भी अकाउंटिंग लेवल के बंदे के साथ, ठीक है। फर्म इनरोलमेंट होना चाहिए प्रोग्राम्स में एज ए पार्टनर्स ऑफ द फर्म और द मैनेजर्स और पर्सन्स विद इवेल्युएट सुपरवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह को अच्छे से समझ सके और कर सके। बी एसोसिएट विद ए फर्म हैज़ ए रिसीव्ड ए रिपोर्ट, और जहाँ पर वो काम करके आ चुका है तो वहाँ से उनको एक रिसीव्ड होनी चाहिए रिपोर्ट जो कि पीर रिव्यू रेटिंग की है, कि रेटिंग ऐसी जिसमें उसने अपने आप को पास करा हो, ठीक है। मतलब उसने नहीं, एज अ मतलब बोलने का मतलब है कि जो उसके सुपीरियर हैं जिनके अंडर सुपरवाइलेंस में उसने काम करा है, सुपरविजन में, तो उन्होंने उसे पास करा हो। सिस्टम इंगेज्ड रिव्यू दैट ए एक्सपेक्टेडली टाइम पर उसने काम करके दिया हो। अकॉर्डिंगली लास्ट 3-4 साल की, 3.5 साल की उसने रिपोर्ट में तैयार करी हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है पोजेस करंट नॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एप्लीकेशन टू काइंड ए प्रैक्टिस ऑफ ए रिव्यूड।
उसके पास कुछ करंट नॉलेज होना चाहिए, प्रोफेशनली तौर पर उसने कुछ काम अभी हाल ही में जो करे हैं उसकी रिपोर्ट्स होनी चाहिए, इंक्लूडिंग क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए और पीयर रिव्यू स्टैंडर्ड्स वगैरह होने चाहिए। हैव ए लीस्ट 5 years ऑफ, लगभग 5 साल जो है आखिरी के जो है अभी लास्ट रिसेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। पब्लिक अकाउंटिंग होनी चाहिए, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग फंक्शंस उसके अंदर होने चाहिए। फिर उसके बाद और भी चीज़ें जैसे कि हैव प्रोवाइड द एडमिनिस्ट्रेशन एंटाइटी विद और इंफॉर्मेशंस दैट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द क्वालिफिकेशन। ओ obtain at least 40% of a AICPA। AICPA जो है एक कम्युनिटी है जिसका सर्टिफिकेट होना चाहिए एटलीस्ट 40%, वहाँ से उसने कुछ रिक्वायरमेंट कर रखी हो, ठीक है। आगे लिखा है उसके बाद CPE इन सब्जेक्ट्स रिलेटिंग टू अकाउंटिंग, ऑडिटिंग and control, quality control, peer review should obtained at least 8 hours in any 1 year। मतलब कि कम से कम हर दिन 8 घंटे वर्क करा गया हो 1 साल तक, एंड 48 आवर्स एवरी 3 year, 48 घंटे तक काम करा गया हो एवरी 3 सालों में, कम से कम 3 सालों में इतना काम उसने करा हो, ठीक है। आगे लिखा है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, कलेक्शंस ऑफ एविडेंस बाय पीर रिव्यूअर। पीर रिव्यूअर के जो कलेक्शंस हैं, एविडेंस हैं जो उसके लिए चाहिए, वो यहाँ पे मैंडेटरी क्या क्या है। पहली चीज़ जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए पीर रिव्यूअर की पहली इंस्पेक्शन। इट इंक्लूड सर्टेनिटी, यहाँ पे लिखा है इट इंक्लूड सिक्योरिटी ऑफ scrutiny of documentations and other record of a practicing unit। कि किसी भी तरह के डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए, प्रैक्टिसिंग यूनिट्स होनी चाहिए। दूसरा ऑब्जर्वेशन, ही ऑब्जर्व द प्रोसीजर प्रोसेसेस फॉलोड इन द प्रोडक्शन यूनिट। कि जो भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उसके अंदर जो भी प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो करा होना चाहिए। फिर उसके बाद है तीसरा इंक्वायरीज, ही inquiries and collect requirement information from the responsible persons of practice unit even by the use of questionnaire। Limitations of peer review, the reviewer conducts the review in accordingly with the statement of peer review। जो रिव्यूअर है वो जो रिव्यूअर कंडक्ट करवाता है रिव्यू, वो पीर रिव्यू की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही रिव्यू लेता है। कि जो पीर रिव्यू ने अपनी स्टेटमेंट में मेंशन करा है वो उसके रिगार्डिंग ही ऐसा ही इंटरव्यू से चार्ज लेता है। द रिव्यू वुड नॉट नेसेसरी डिस्क्लोज ऑल वीकनेस। रिव्यू में कोई भी नेसेसरी डिस्क्लोज नहीं करी जाती किसी भी तरह की वीकनेस जो होती है। आगे लिखा है इन कंप्लाइंसेस ऑफ टेक्निकल स्टैंडर्ड्स एंड मेंटेन ऑफ क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज। कोई भी तरह की सर्विसेज, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स और कोई भी तरह के क्वालिटीज़ को वहाँ पर मेंशन नहीं करा जाता। इट वुड बी बेस्ड ऑन सिलेक्टिव टेस्ट। ये पूरा का पूरा एक सिलेक्टिव टेस्ट के ऊपर बेस्ड होता है। एज देयर आर इनहेरिटेंट लिमिटेशन इन द इफेक्टिव ऑफ द एनी सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। आगे लिखा है टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ रिव्यू डिपार्चर फ्रॉम द सिस्टम में अकरेंस एंड मे नॉट बी डिटेक्टेड। कोई भी तरह का डिपार्चर या कोई भी तरह का सब्जेक्टिव उसमें लिमिटेशंस इफेक्टिव वगैरह नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है रीजन टू कंडक्ट ए पीर रिव्यूअर ऑडिट। कि क्या रीज़न होता है पीर रिव्यू ऑडिट का। तो यहाँ पे लिखा है देयर आर नंबर ऑफ रीजंस, काफ़ी सारे रीजंस होते हैं विच ए पीर रिव्यूअर ऑडिट इज कंडक्टेड, जिसके लिए पीर रिव्यू कंडक्ट किया जाता है। दीज रीजंस आर बेस्ड ऑन रेशनल दैट इंक्लूड्स द फॉलोइंग, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें फॉलो हैं। पहली जो चीज़ है, 3 चीज़ें मैंडेटरी होती है जो इसमें मेंशन करी गई है। इंश्योरिंग हाई क्वालिटी सर्विसेज प्रोविजन टू क्लाइंटेल। जो क्लाइंटेल है उनको हाई क्वालिटी सर्विसेज और प्रोविजंस प्रोवाइड करवाना, जिसके अंदर कोई भी अकाउंटिंग फर्म के अंदर कोई भी नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन हो सकती है, और साथ ही साथ जो भी रीज़न हो सकते हैं अकाउंटिंग के या टॉप प्रोवाइड जो करते हैं, टॉप प्रोवाइड नोच होती है ऑडिट की या कोई एश्योरेंस सर्विसेज वगैरह, वो अच्छी क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। सेकेंड थिंग इज़
रिव्यू ऑफ रिव्यू ऑफ ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इंटरनल सर्विसेज। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई भी वीकनेस हो सकती है, इनसाइट जो है, इनसाइटली जो भी एग्जिस्टिंग वीकनेस है फर्म की, जो भी काम चल रहे हैं, वर्क अपॉन जिस पे हो रहा है, वो चीज़ें हो सकती हैं, या कोई भी कमिंग ईयर में आने वाली कोई भी डील या कोई भी सर्विस डिलीवरी प्रोटोकॉल्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ों को मेंटेन करता है। थर्ड चीज़ आती है प्रोवाइड firm with insight as well as recommendation of efficiency improvements, कि जिस तरह से कंपनी को चाहिए उस तरह से हमें अपनी efficiency requirements को improve करना पड़ेगा। It is provide the company with valuable resources with that can help user to opt फॉर्म एफिशिएंसी, और ये हेल्प करता है जो लोग हमारी एफिशिएंसी को देखते हैं, फिर वो हमें उसके लिए बुलाते हैं, प्रोटोकॉल्स होती है, डिलीवरीज, तो इसीलिए वो चार्ज करते हैं बाकी। नाउ वी डिस्कस पॉइंट नंबर नेक्स्ट 4.8 बेनिफिट्स ऑफ पीर रिव्यूज। पीर रिव्यूज के बेनिफिट्स क्या होते हैं? क्लाइंट्स ऑफ सीपीए फर्म रिव्यूड बाय सीपीए फर्म। पहला आता है इंश्योर हाई क्वालिटी सर्विसेज आर प्रोवाइड टू क्लाइंट। दूसरा है रिव्यू ऑफ ऑप्टिमाइज इंटरनल प्रोसेस। तीसरा आता है प्रोवाइड फर्म विद इंसाइट एंड रिकमेंडेशंस ऑफ एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट्स। पीर रिव्यू बोर्ड्स जो है, पीर रिव्यू बोर्ड्स ने एक टेबल यहाँ पर मेंशन करी हुई है जिसमें लिखा है कंपोजिशंस। कंपोजिशंस के अंदर लिखा है The board shall consist of a maximum 12 members of a appointed by the council। काउंसिल द्वारा सिर्फ 12 मैक्सिमम मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है। Whom not less than 50% shall be among the member of the council। काउंसिल्स में कहा जाता है कम से कम 50% मेंबर होने चाहिए मीटिंग्स के लिए, ठीक है। उसके बाद लिखा था काउंसिल में नॉमिनेट मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ आउटसाइड बॉडीज amongst prominent individuals of high integrity and reputations individual, but not limited to regulatory authority, bankers, academician, economist, legal प्रोफेशनल एंड बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स वगैरह जो होने चाहिए, ये इसमें लिमिटेड तौर पर हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उसके बाद यहाँ पे रिपोर्टिंग। द बोर्ड शैल सबमिट रिपोर्ट ऑफ द काउंसिल प्रेयर। जो बोर्ड है उनको पहले काउंसिल प्रेयर को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है टू द डेट ऑफ एवरी मीटिंग ऑफ द काउंसिल। जो डेट है उससे पहले काउंसिल में हर समय रिपोर्ट्स जो है वो सबमिट करनी चाहिए। एलिजिबिलिटी टू बेयर व्यूअर। जो एलिजिबिलिटी होती है व्यूअर की एक, वो क्या है? शैल बी ए मेंबर ऑफ प्रैक्टिस एट लीस्ट 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम लेवल। कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लेवल का, और 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कोई भी लेवल आई एंटिटीज का। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द पीर रिव्यू प्रोसेस। तो स्टेज 1 सबसे पहले चीज आती है प्लानिंग। पीर रिव्यू बोर्ड सेलेक्ट द प्रैक्टिस यूनिट पीयू। प्रैक्टिस यूनिट को हम डिनोट करेंगे पीयू से। फॉर पीर रिव्यू ऑफ पीयू वॉलेंट्री applies for undergoing peer review। सेकेंड चीज है PU will be notified by the board। PU will be notified by the board, ठीक है, बोर्ड ने जिसको नोटिफाइड करा हो, and will send a questionnaire of complaints along with the panel and the least 3 reviewer। और जो क्वेश्चनेयर होते हैं, क्वेश्चनेयर मतलब होते हैं जो इंटरव्यू लेते हैं, जो क्वेश्चन पेपर में से जैसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो ऐसे जजेस होते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करता है? एटलीस्ट 3 रिव्यूअर्स को वहां पे बिठाता है। PU select and informs the name of reviewer to the board within 7 days। PU जो है प्रैक्टिस यूनिट जो है वो इन्फॉर्म करती है नेम ऑफ रिव्यूअर कौन होने वाला है, और विद इन 7 डेज, 7 दिनों के अंदर अंदर जो है रिव्यूअर का नाम और उसकी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करती है। एक कंप्लीट क्वेश्चनर जो होता है, पूरी तरह से वो कंप्लीट लिस्ट लेके क्लाइंट के बारे में हर चीज़ उसको पता होती है। रिव्यूअर को 15 दिन के अंदर सारी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती है, जिसके बारे में वो अच्छे से पढ़ के समझ सके। आगे लिखा है पॉइंट नंबर 4,
जो प्रैक्टिस यूनिट्स होती है वो प्रोवाइड करती है अदर इंफॉर्मेशन विच द रिव्यूअर में सीक, जो कि रिव्यूअर के बारे में होनी चाहिए। द इनिशियल सैंपल्स होते हैं कुछ, उसमें क्लाइंट्स के पोर्टफोलियोज वगैरह होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ए रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड्स which approach to adopt substantive approach compliances approach considered effectiveness and efficiency of control procedure perform substantive procedures less एग्जेंटिव परफॉर्मेंस सब्स्टिट्यूटिव प्रोसीजर्स मोर। देखो यहाँ पे बेसिकली चीज़ बताई, जो रिव्यूअर के रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें कुछ सब्स्टिट्यूटिव प्रोसीजर्स होते हैं, कंप्लाइंस होते हैं, ठीक है। वो कंप्लाइंस और प्रोसीजर्स को फॉलो करती है, जिसमें कुछ लेस प्रोसीजर्स होते हैं और कुछ टाइमली डिटरमाइंड प्रोसीजर्स वगैरह शामिल होते हैं। स्टेज नंबर सेकंड है एग्जीक्यूशन। The execution stage is involve the actual conduct of review। जो execution stage होती है वो involves होती है actual review जो conduct होता है उससे। Thus begin within it IL meeting and end with review of records by the reviewer। सेकेंड चीज़ है उसके बाद फर्स्ट पॉइंट है peer review visit। Peer review visit will be conducted at the practice unit। जो पीर रिव्यू है विजिट होता है एज अ कंडक्टेड ऑफ प्रैक्टिस यूनिट। शी एड एड्रेस्ड ऑफिस और ब्रांच से लोकेटिंग होती है। दिस इज ऑन द साइट ऑफ रिव्यू शुड बी नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 7 to 15 days बेस्ड ऑन द साइज ऑफ प्रैक्टिस यूनिट। जो रिव्यू है उसको एक्सटेंड नहीं किया जाता है, 7 से 15 दिनों के अंदर जो वर्किंग डेज होते हैं उसी में रिव्यू कंडक्ट किया जाता है जब पीर रिव्यू विजिट होती है। दूसरा है कंप्लाइंस रिव्यू। टू बिगिन विद द रिव्यूअर एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट द कंप्लाइंसेस रिव्यू ऑफ द की कंट्रोल। उसमें की कंट्रोल होता है जैसे कि इंडिपेंडेंस, मेंटेन ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स एंड स्टैंडर्ड्स, आउटस्टैंडिंग कंस्टलेशंस, स्टाफ सिलेक्शंस एंड सुपरविजन्स। उसके बाद लिखा है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशंस। पॉइंट नंबर 3 है सिलेक्शन ऑफ एश्योरेंस सर्विस इंगेजमेंट्स। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल देखा जाएगा, साइज एंड नेचर्स मैटर करता है। उसके बाद लिखा जनरली अडोप्ट बाय द पीयू प्रोवाइडिंग एश्योरेंस सर्विसेज। नंबर ऑफ पार्टनर कितने हैं इन्वॉल्व हैं जो कि पीयू में। उसके बाद है अगला पॉइंट लोकेशन, ब्रांच ऑफिस वगैरह जो है उसमें कितने इन्वॉल्व हैं वो देखा जाता है। फीस चार्ज रिसीव्ड बाय जीएसटी पेड इन प्रैक्टिस यूनिट्स जो है वो। पॉइंट नंबर 4 है रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड कंप्लाइंसेस एंड सब्सटेंटिव अप्रोचेस। अप्लायंस अप्रोच में क्या होता है, अप्लायंस अप्रोच फॉलोइंग, इसमें काफ़ी चीज़ें फॉलो हो जाती है जैसे कि एश्योरेंस सर्विस रिकॉर्ड जो है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, रिव्यू इवेल्युएशन हो जाता है, सिस्टम इंटरनल कंट्रोल होता है, सब्सटेंटिव टेस्ट्स होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन करी जाती है, डिस्क्लोज करी जाती है, एश्योरेंस सर्विसेज कंक्लूजन होता है। ठीक है, अब दूसरा है सब्सटेंटिव अप्रोचेस। जो सब्सटेंटिव अप्रोच है वो क्या होती है, यहाँ पे टेक्निकल, प्रोफेशनल और एथिकल स्टैंडर्ड्स की बात होती है। स्टेज नंबर 3 में आता है रिपोर्टिंग। रिव्यूअर सेंड ए प्रीलिमिनरी रिपोर्ट ऑफ पीयू। जो रिव्यूअर है, जो रिव्यू ले रहा है वो सेंड करता है एक रिपोर्ट जो पीयू को भेजता है। पीयू सबमिट करता है, उसको देखता है, उसके अंदर कोई भी डेफिशिएंसीज अगर कोई है, कोई ऐसी चीज़ है जो मिसगाइड है, वो 15 दिन के अंदर रिपोर्ट्स को सेटिस्फाई रिव्यूअर तक वापस भेजता है। प्रोसीजर को दोबारा रिपीट करने को कहता है, फिर उसको फाइनल रिपोर्ट जो होती है वो बोर्ड को सबमिट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्लायंस रिव्यू प्रोसीजर्स। इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ अप्लाइंग रिव्यू प्रोसीजर्स। रिव्यू प्रोसीजर अप्लाई करने का सबसे पहला स्टेज है जिसके अंदर कुछ सिस्टम्स होते हैं, क्वेश्चनर होते हैं। द स्टेटमेंट रिव्यूअर कंसिडर जनरल कंट्रोल्स। इसमें कुछ 5 कंट्रोल्स आते हैं जिसके अंदर कुछ जनरल कंट्रोल्स में 5 कंट्रोल्स जैसे कोई भी प्रोफेशनल स्किल्स मेंटेन करना, स्टैंडर्ड आउटस्टेशन कंस्टलेशन स्टाफ करना, डेवलपमेंट ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह। इंडिपेंडेंस,
PU is expected to have policy for does the practice unit have a policy of ensure independence. पीयू के अंदर लिखा है यहाँ पे कि इसके अंदर कुछ एक्सपेक्टेड पॉलिसीज होती हैं, प्रैक्टिस यूनिट्स होती हैं जो इंश्योर करती हैं इंडिपेंडेंस को। उसके बाद लिखा है ऑफ ए पार्टनर एंड स्टाफ एंड इंडिकेटेड टू हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए पॉलिसी। इसमें वो पार्टनर्स और स्टाफ मेंबर इंक्लूड होते हैं जो इन पॉलिसीज के अंडर आते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद लिखा है प्रोफेशनल स्किल्स एंड स्टैंडर्ड। पीयू शुड हैव द एस्टेब्लिश प्लान। पीयू जो है अपने प्लान एस्टेब्लिश करता है, पर्सनल नीड्स करता है, हर एक लेवल पे उनके कुछ लेवल्स होते हैं, जैसे कि करंट एंड एंटिसिपेटेड क्लाइंट्स होते हैं, बिजनेस ग्रोथ होते हैं। उसके बाद लिखा है इम्पेंडिंग रिक्वायरमेंट्स एटसेट्रा। PU should have to establish requirement policies and appliance of new personal information। PU establish करता है requirements और requirements policies जिसके अंदर बहुत सारे appliance जो होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, अपना पर्सनल बायोडाटा, पर्सनल पॉलिसीज वगैरह भेज के प्रोसीजर वगैरह के थ्रू वो अपना प्रोफेशनल स्किल्स स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हैं और यहाँ पर वो अप्लाई कर सकते हैं। Okay, now we discuss differentiation between the peer review and quality review. Peer review is the reviewer of the system and procedures of a audit firm. Peer reviewer वो रिव्यू होते हैं, एक तरह का सिस्टम प्रोसीजर होता है ऑडिट फर्म का, जो ऑडिट फर्म होती है सिर्फ उनका। अल्थो सैंपल ऑडिट फर्म्स इंस्पेक्टेड बाय द पीर रिव्यूअर। जो सिंपल ऑडिट फर्म्स होती है, फाइल्स होती है, वो पीर रिव्यूअर द्वारा ही इंस्पेक्ट करी जाती है। इज द डन बाय प्रोसीजर टेस्टिंग इफेक्टिवनेस सिस्टम ऑफ प्रोसीजर। और ये एक तरह का पर्पस है जो कि टेस्टेड एंड इन्फेक्टेड है, जो कि सिस्टम और प्रोसीजर्स के लिए। द इंटेंशंस इज टू नॉट टू फाइंड फॉल्ट बट द हेल्प टू फर्म डेवलप एस्टेब्लिश सिस्टम। ये हेल्प करता है फर्म की किसी तरह से फाइंड करने में जो फॉल्ट्स हैं वो, और जो मिसलीड चीज़ें हैं वो, और मॉनिटरिंग करता है प्रोसीजर की। पीर रिव्यू एक पार्ट है एक्टिविटी का ICAI एम्ड का, जो इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ सर्विस की। क्वालिटी रिव्यू नॉर्मली pertains टू वन पर्टिकुलर ऑडिट कंडक्ट बाय ऑडिट फर्म। क्वालिटी रिव्यू जो है वो एक तरह का ऑडिट फर्म में कंडक्टेड किए जाने वाला एक पर्टिकुलरी फॉर्म है, ठीक है। दिस मेन ऑब्जेक्टिव क्वालिटी रिव्यू इज टू फाइंड एरर और इनएडिक्वेंसीज। जो क्वालिटी रिव्यू है वो फाइंड करता है गलतियां। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी रिव्यू फाइंड एरर। जो क्वालिटी रिव्यू होती है उनकी एरर फाइंड करने में हेल्प करते हैं। एनी कमिटेड बाय द ऑडिटर व्हाइल कंडक्टिंग द ऑडिट। नेक्स्ट लाइन है यहाँ पे, सीरियस एरर डिटेक्टेड इन द क्वालिटी रिव्यू लीड टू डिसिप्लिनरी एक्शंस अगेंस्ट द मेंबर। कोई भी सीरियस एरर होती है, कोई भी ऐसे डिटेक्ट होती है जिसमें क्वालिटी रिव्यू वर्क नहीं करता है, फिर उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाता है, ठीक है। आगे लिखा है ऑडिट रिव्यू मैकेनिज्म इन इंडिया। ऑडिट रिव्यू मैकेनिज्म के अंदर फंक्शन ऑफ NFRA दिया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर मॉनिटरिंग, कंप्लाइंसिंग, रिव्यू, ओवरसीइंग और क्वालिटी सर्विस का एनफोर्समेंट मेंशन है। तो अभी नहीं कंपनीज के अंदर लिखा हुआ है। पहली चीज़ तो इसमें लिस्टेड कंपनियां ही शामिल होती है। अंडर लिस्टेड कंपनी नेटवर्थ इक्वल टू मोर देन इंडियन रुपीज़ 500 करोड़ कि इसके अंदर वो कंपनियां शामिल नहीं होती जिनकी वर्थ मोर देन 500 करोड़ से ज़्यादा नहीं होती। आगे लिखा है मोर देन 500 करोड़ और एनुअल टर्नओवर इक्वल टू मोर देन 1000 करोड़। वो कंपनियां शामिल होती है जिसकी नेट वर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा सालाना होती है, या तो वो 1000 करोड़ से ज़्यादा होती है। 31 मार्च ऑफ इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर होता है इनका। Companies having security listed outside India of in-harassment regulatory role of ICAI shall be continuous respect of its members in generally and specially with respect of audit of private companies and public unlisted companies below the threshold limit। प्राइवेट कंपनीज होती है, जो पब्लिक कंपनीज होती हैं, इनके पास कुछ सिक्योरिटीज होती हैं जो लिस्टेड होती है सेबी द्वारा, ठीक है। और इसमें लिखा
देखा है प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी दोनों के जो ऑडिट होते हैं वो उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट्स पे डिपेंड करते हैं। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड पे डिपेंड करते हैं जिसको QRB कहा जाता है। विल ऑल्सो कंटिन्यू द रिव्यू ऑडिट। रिव्यू करवाते हैं ये अपने पार्टनर से जो कि प्राइवेट कंपनियां होती हैं। अनलिस्टेड कंपनी बिलो प्रिस्क्राइब्ड थ्रेशोल्ड। जो अनलिस्टेड कंपनी होती है वो थ्रेशोल्ड के अंदर नहीं आती, ना उनको किसी रिव्यू की जरूरत पड़ती। लास्ट पॉइंट रह गया हमारा पीयर रिव्यू ए वैल्यू एडिशन। देयर इज एन इम्प्रूवमेंट इन डॉक्यूमेंटेशन आफ्टर पीर रिव्यू। कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है आफ्टर पीर रिव्यू के बाद। इस्टेब्लिश ऑफ एविडेंस ऑफ हैविंग कंडक्टेड ए कंप्लीटेड वेरियस एश्योरेंस। हमें एविडेंस इकट्ठे करने पड़ते हैं, कंडक्टेड करते हैं, उसको कंप्लीट एश्योरेंस प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। अवेयरनेस होती है जिसमें स्टेक होल्डर्स की फाइनेंशियल प्रोफेशनल कुछ एक्शन प्लान्स वगैरह होते हैं। फिर उसके बाद इंक्रीज एक्सपर्टीज ऑफ स्टाफ एंड एसोसिएट। इंक्रीज करी जाती है एक्सपर्टीज ऑफ स्टाफ एसोसिएट इन ऑल ओवर इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड सर्विसेज टू क्लाइंट्स। और नेक्स्ट पॉइंट है उसके बाद इम्प्रूव डॉक्यूमेंटेशन हैज़ राइज्ड कॉन्फिडेंस। कि जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो कॉन्फिडेंस राइज करते हैं वाइल फेसिंग वेरियस इंक्वायरीज लिटिगेशंस। बेटर एनवायरनमेंट और अवेलिंग एविडेंस टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटीज हैज़ हेल्प्ड फेस कंपटीशन ऑफ प्रैक्टिस यूनिट्स। These and may such invisible benefits of being possible for undergoing peer review। और ये एक invisible benefits हो सकते हैं फिर peer review और undergoing review के लिए। सो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 4 जो है पूरा कंप्लीट हो गया है। आई विश वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और अगर किसी को इस बुक के नोट्स परचेज करने हैं तो ऑन स्क्रीन मेरा नंबर डिस्प्ले हो रहा है, व्हाट्सअप नंबर है ये मेरा। इस नंबर पे ही आप मुझे मैसेज करके भाई इस नंबर पे ही आप मुझे मैसेज करके व्हाट्सअप कर सकते हो और नोट्स के लिए पूछ सकते हो कि नोट्स परचेज करने हैं तो मिनिमम अमाउंट पे करके नोट्स की सॉफ्ट कॉपी को बाय भी कर सकते हो। तो जिन्हें नोट्स बाय करने हैं वो मैसेज कर देना। और इसके बाद के जो लेक्चर्स हैं वो मैं अपनी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, ठीक है, लाइन वाइज, तो वहाँ से आप वॉच कर सकते हो। बाकी जो अच्छा लगा बुरा लगा वो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना भाई। साइड वॉइसेस जो आ रही हैं फालतू की उनको इग्नोर करना। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग।